नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण रैंकिंग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो पूरा एपिसोड होगा वो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। बात करें तो NIRF रैंकिंग 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि हम अपनी बात करें या आपकी बात करें, सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके घर, उनके परिवार या उनके आसपास का कोई भी जो व्यक्ति है वो सबसे बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े। क्योंकि ये कहा जाता है कि देश, समाज या हमारे परिवार का जो भविष्य है वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो सरकार है वो NIRF रैंकिंग प्रस्तुत करती है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो प्रस्तुत करती है। और इसमें बहुत सारे मानक होते हैं। इस बार कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए हैं। इससे क्या होता है कि देश में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में हम जान पाते हैं कि आखिर उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो किस मामले में विशिष्ट हैं, या इस आधार पर हम देखते हैं कि उनकी रैंकिंग क्या है। और इसी संदर्भ में देश के शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने NIRF रैंकिंग 2024 का जो 9वां संस्करण था, जो 9th एडिशन था, उसे जारी किया है। और अब NIRF की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर ये रैंकिंग आपको मिल सकती है। अगर ओवरऑल बात करें तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, फार्मेसी हैं, लॉ के कॉलेज हैं, आर्किटेक्ट के कॉलेज हैं, डेंटल जो इंस्टीट्यूट हैं, या इनोवेशन से संबंधित जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं, या हम बात करें जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संस्थान हैं, रिसर्च से जुड़े हुए संस्थान हैं, इस प्रकार के बहुत सारे जो अपने देश में संस्थाएं हैं, इनकी श्रेणियों के संस्थानों के संदर्भ में ये पूरी रैंकिंग जारी की जाती है। जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो पूरा रैंकिंग होती है, इसके द्वारा आप देश भर में अवस्थित जितने भी कहें इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आप पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार की जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें खास बात यह है, या कह सकते हैं कि इस बार एक नई बात इसमें देखने को ये भी मिली है कि इस बार की रैंकिंग में जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। इन दोनों के अलावा जो स्किल्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिस पर ख़ास तौर पे सरकार ध्यान दे रही है, तो ये 3 जो यूनिवर्सिटियां हैं, ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, इनको इस बार की ये जो रैंकिंग है इसके अलग एक श्रेणी में शामिल किया गया है, पेश किया गया है। तो ये इस बार की रैंकिंग में एक नई बात देखने को मिली है। यही नहीं, विभिन्न श्रेणियों के तहत देश में जो शीर्ष संस्थान है, जो टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं, उनकी रैंकिंग उनके मानदंड के आधार पर इस पूरे रैंकिंग में प्रस्तुत की गई है। तो चलिए देखेंगे इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन से कॉलेज, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से यूनिवर्सिटी किस रैंकिंग पे है, उसकी क्या खासियत है, ये सारी बातों की चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो UPSC और स्टेट PCS के लिए संस्कृति IAS जितने भी कोर्स संचालित कर रहा है उस पर एक बड़ा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो ये 75% तक का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते शर्त यह है कि इसके लिए आपको एक टाइम लिमिट दी गई है। टाइम लिमिट क्या है? तो इसमें टाइम लिमिट जो है वो है 10 से लेकर 17 अगस्त 2024। इस टाइम बाउंडेशन में यदि आप कोर्स परचेज करते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तभी आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर संस्कृति IAS की जो आधिकारिक वेबसाइट है इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये हमने सूचना देख ली। अब थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। जो ये कहा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, इसके द्वारा जो NIRF जो रैंकिंग 2024 है ये क्या है, जारी कर दी गई है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जिसमें ये भी कहा गया है कि IIT जो मद्रास है रिटेन्स स्पॉट एज बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर 6th ईयर।
6 वर्षों से लगातार जो आईआईटी मद्रास है ये अपनी पोजीशन इस रैंकिंग में बनाए हुए है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इज़ द टॉप इंस्टीट्यूशन अंडर बोथ द यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च कैटेगरीज। इसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है इसने 2 श्रेणियों में अपनी जो स्थिति है वो लगातार मेंटेन किए हुए है, और जो आईआईएम अहमदाबाद है कंटिन्यू टू बी द टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द 5th ईयर। इसमें यह भी कहा गया कि 5वें वर्ष भी जो आईआईएम अहमदाबाद है यानी मैनेजमेंट का जो देश का बेस्ट कह सकते हैं संस्थान है, वो अपनी स्थिति इस वर्ष भी पूरी तरह से पिछले वर्षों की भांति टॉप में बनाए हुए हैं। तो ये न्यूज़ है, इसी के संदर्भ में थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिर महत्वपूर्ण इसके जो बिंदु हैं, आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, अगर बात कर लें तो देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, इनके द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 है ये जारी कर दी गई है। और इसमें पहले ही हमने बताया कि जो आईआईटी मद्रास है ये क्या है कि 9वें वर्ष भी इंजीनियरिंग की जो रैंकिंग है, जो श्रेणी है, उसमें ये शीर्ष पर है। यही नहीं, अगर बात करें तो ये क्या है कि अपने जब से ये रैंकिंग में टॉप पे है तब से ये लगातार अपनी स्थिति को मेंटेन किए हुए, और राष्ट्रीय जो संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है यानी नेशनल जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें पहचाने और परिभाषित जो मानदंड है उनके आधार पर जो समग्र रैंकिंग है उसके अनुसार जो आईआईटी कह सकते हैं मद्रास है, ये वर्ष 2019 के बाद लगातार 6ठी बार देश का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, शिक्षण संस्थान है। तो 2 मामले में ये विशिष्ट हो रहा है। एक तो क्या है कि 9 वर्षों से ये इंजीनियरिंग के जो कॉलेज हैं उनमें ये सबसे टॉप पे बना हुआ है, और यही नहीं, देश के सबसे बेस्ट कहें इंस्टीट्यूशन के मामले में भी क्या है कि ये 6ठे वर्ष लगातार टॉप पे बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जो विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है ये क्या है कि 2 श्रेणियों में टॉप में बना हुआ। पहला ये विश्वविद्यालय के स्तर पे यानी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, और दूसरा जो रिसर्च कैटेगरी है, इन दोनों में क्या है कि ये टॉप पे बना हुआ है। और इस कारण से क्या है कि ये देश का सबसे एक कह सकते हैं कि अच्छे संस्थानों में शामिल हो चुका है, और इसने वर्ष 2016 और 2021 से ये दोनों जो कैटेगरी हैं इसमें अपना स्थान मेंटेन किए हुए। तो देखिए, इससे आप 2 चीज़ समझ गए। पहला कि अगर आपको किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में बताना हो किसी को कि इंजीनियरिंग का देश में सबसे बेहतरीन संस्थान कौन है, तो इसके बारे में भारत सरकार का ये रैंकिंग प्रस्तुत करने वाले के आधार पर अगर मानदंड जो दिया गया है इसके आधार पर देखें तो जो आईआईटी मद्रास है ये सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। दूसरा अगर हम बात करें तो देश में क्या है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे बात करें, शोध संस्थान के आधार पर हम देखें तो इसमें क्या है कि भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है ये टॉप पे है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर लें कि NIRF आखिर है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह भारत में उच्च जो शैक्षणिक संस्थान है उनको रैंक करने के लिए जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा जो मंत्रालय है, उसके द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है, कह सकते हैं कि एक तरीका है जिसके द्वारा ये जो मिनिस्ट्री है ये एक रैंकिंग या कह सकते हैं एक लिस्टिंग करती है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की स्थापना की ताकि महत्वपूर्ण संकेतक निर्धारित किए जा सके जिनके आधार पर देश में जो संस्थान हैं उनके प्रदर्शन को मापा जा सके। यानी अलग अलग जो क्षेत्र के देश में अलग अलग जो संस्थान हैं, शैक्षणिक जो संस्थान हैं, उनके बारे में कह सकते हैं कि एक रैंकिंग बनाया जा सके। यही नहीं, तब से क्या है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के सहित देश भर के संस्थान हर वर्ष इस राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली में अपनी स्थिति की उत्सुकता से इंतजार करते हैं। अब देखिए, इसके पीछे भी कारण क्या है कि चूँकि ये सरकार के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है और देश में
जो लोग भी होते हैं सरकार के जो आंकड़े होते हैं उन पर विश्वास करते हैं, तो इससे दो चीज़ें होती है। यदि इस रैंकिंग में कोई अपनी अच्छी स्थिति है तो सरकार के द्वारा जो बजट अलॉट होता है एजुकेशन के अंतर्गत वो इन्हें मिलने की संभावना होती है। दूसरा, इनका जो रिपुटेशन है वो बढ़ जाता है और इसके आधार पर जो एडमिशन लेने वाले जो बच्चे हैं उनकी क्या है कि पहली पसंद ये बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इसी कारण से क्या है कि जो अलग अलग देश में संस्थान हैं वो इस रैंकिंग की बड़ी बेसब्री से कह सकते हैं इसका वेट करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देख लें तो इस रैंकिंग में जो भागीदारी है वो कंपलसरी नहीं है। चूँकि सरकार के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी संस्थान पर ये दबाव हो, प्रेशर हो कि नहीं आपको इस रैंकिंग में शामिल होना है। स्वेच्छा से क्या करना है कि देश के जो अलग अलग क्षेत्रों के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो अपने डेटा सरकार को देते हैं और इस आधार पर इस रैंकिंग में उनका स्थान भी निश्चित होता है। तो पहली बात कही गई है कि ये कंपलसरी नहीं है, किसी पे दबाव नहीं है। दूसरी अगर हम बात कर लें तो संस्थान जो डिटेल डेटा है उसको प्रस्तुत करता है, यानी उस संस्थान से जुड़े हुए जितने भी आयाम हो सकते हैं वो इस रैंकिंग में शामिल की जाती है। और इसे फिर क्या है, शिक्षा जो मंत्रालय है वो वर्ष 2016 में राष्ट्रीय संस्थागत जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसकी स्थापना की थी। उसी के अंतर्गत क्या है कि महत्वपूर्ण जो इंडिकेटर्स हैं उनके आधार पर इस पूरे संस्थानों का जो एक रैंकिंग है, जो एक प्रदर्शन है उसको प्रस्तुत करता है। और ये जब से इसकी स्थापना हुई थी तब से क्या है कि देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेज हैं और इनके साथ जो अन्य क्षेत्रों के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनका हर साल राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त प्रणाली में रैंकिंग दी जाती है। हाँ, इसमें ये अलग बात है कि इस वर्ष कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जो स्किल्ड यूनिवर्सिटी हैं, ऐसे जो अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं इनकी एक अलग से श्रेणी पेश की गई है। तो इस कारण से इस बार इसमें क्या है कि तीन चीज़ें बढ़ गई हैं। पहला, ओपन जो यूनिवर्सिटी है वो बढ़ गई है। दूसरा, स्टेट जो यूनिवर्सिटी है ये बढ़ गई है। और तीसरा, जो स्किल की बात हो रही है, ये तीन यूनिवर्सिटी इस बार इसमें जोड़ी गई हैं, इनकी एक अलग से श्रेणी बनाई गई है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो NIRF है ये अपनी रैंकिंग पद्धति डेटा जो स्रोत हैं, यानी जो अलग अलग आंकड़े हैं उसके जो स्रोत हैं, स्कोरिंग जो प्रणाली है उसको सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी सुनिश्चित करता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार के द्वारा कोई इसमें गड़बड़ी की जाती है कि किसी भी संस्थान को खास तौर पे वेटेज दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। उस संस्थान से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े होते हैं उसको सरकार इस रैंकिंग में प्रस्तुत करती है ताकि कोई दूसरा संस्थान, सरकार या ये जो एजेंसी है जो कि इसका निर्माण करती है उसके ऊपर आरोप न लगा पाए। ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इससे संस्थानों को ये भी समझने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों में उसे अब सुधार करना है। जैसे हमने बताया कि मैनेजमेंट में जो यहाँ पर अहमदाबाद है वो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो उसके बाद जो दूसरा संस्थान होगा वो अपनी तुलना कर सकता है कि हमारी रैंकिंग उससे पीछे क्यों है, तो उससे संबंधित जो भी कमियां होती हैं उन पर वो संस्थान ध्यान देता है। और ये भी एक कारण है इस रैंकिंग के बनाए जाने के पीछे कि जितने भी संस्थान हैं वो अपना तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपने जो आधारभूत संरचना है उसमें सुधार कर पाए। यही नहीं, जो यहाँ पर NIRF रैंकिंग है इसमें छात्रों और अभिभावकों के लिए उच्च शिक्षा के लिए जो संस्थान है उनका चयन करने में भी काफ़ी मदद मिलता है। जैसा कि पहले हमने बताया कि जो देश के नागरिक हैं, जो लोग अलग अलग सेक्टर में एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में देश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का ये एक कह सकते हैं आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से भरोसेमंद है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्जी तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है कि नहीं ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लेकिन जब आप वहां जाएं तो आपको ये पता चले कि नहीं ये तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि यदि आप किसी भी सेक्टर में कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी अपने परिवारजन, किसी अपने घर के या किसी भी व्यक्ति को अगर सजेशन देना चाहते हैं कि इस
सेक्टर का कौन सा बेस्ट संस्थान है, तो उसके लिए सबसे आधारभूत कह सकते हैं कि एक तरीका हो सकता है कि ये जो NIRF रैंकिंग है, इसमें आप आइए और देख लीजिए कि अलग अलग सेक्टर में सबसे बेहतरीन संस्थान कौन से हैं। ये जो संस्थान है ये शिक्षण, शोध और समावेशिता में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित कह सकते हैं करते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग जो सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट हैं ये अपनी विशेषताएं बताते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बेस्ट कौन सी चीज़ की एजुकेशन दी जाती है। तो इस आधार पर ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। अब थोड़ा सा हम देख लें कि ये जो रैंकिंग है इसमें संस्थानों को रैंक कैसे दिया जाता है। तो देखिए, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो NIRF है ये विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग जारी करता है। जैसे अगर बात करें तो समग्र अनुसंधान संस्थान जो हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, जो विशिष्ट विषय हैं जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, कानून, तो इस आधार पर क्या है कि ये रैंकिंग जारी करता है। यही नहीं, रैंकिंग ढांचा इन शैक्षणिक संस्थानों में मूल रूप से 5 व्यापक सामान्य मानदंडों के समूह के तहत ये आके जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला जो मानदंड है वो है कि जो शैक्षणिक या जो शिक्षण है वहाँ का कैसा है, सीखने का जो व्यवस्था है वो कैसा है, जो संसाधन है वो कैसे हैं, और इसके आधार पर वेटेज भी प्रदान किया जाता है। जो दूसरा इसका स्टैंडर्ड है, जो मानक है, वो है अनुसंधान यानी रिसर्च, और व्यावसायिक जो अभ्यास है वो किस स्तर का है, और ये भी क्या करता है कि इसके द्वारा भी वेटेज दिया जाता है। तीसरा जो मानदंड है वो है स्नातक स्तर पे आखिर इसका रिजल्ट कैसा है, परिणाम कैसा है, और इसके आधार पर भी वेटेज दिया जाता है। चौथा जो है वो है आउटरीच और समावेशिता, इसके आधार पर भी एक ये मानदंड है जिसके आधार पर वेटेज दिया जाता है। और सबसे अंतिम यानी 5वां जो मानदंड है वो है धारणा, यानी इस पर भी क्या है कि ये देखा जाता है कि उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी या उस शैक्षणिक संस्थान के बारे में आखिर धारणा क्या है, और इन मानकों या इन स्टैंडर्ड के आधार पर क्या है कि ये इंडिया की रैंकिंग तय की जाती है, जिसके आधार पर NIRF क्या करता है कि देश के विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी रैंकिंग तैयार करता है। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो मानक हैं जिसके आधार पर इसमें वेटेज दिया जाता है और उनके आधार पर ये रैंकिंग भी तय की जाती है। अब थोड़ा सा अगर हम इस बार का जो ये रैंकिंग आया है, यानी जो कहा जा रहा है कि NIRF जो रैंकिंग 2024 है, इसमें कौन से कॉलेज, कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से अलग अलग जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके बारे में क्या कहा गया है, संक्षिप्त में थोड़ा सा उसको देखते हैं। सबसे पहली बात कि IIT जो मद्रास है ये लगातार 6ठे वर्ष क्या है कि भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान का दर्जा इसे प्राप्त है, और इंजीनियरिंग में अगर देखें तो ये लगातार 9वें वर्ष क्या है टॉप लेवल पे बना हुआ है। तो इस तरह से देखें तो देश का सबसे बेस्ट जो संस्थान है, जो शैक्षणिक संस्थान है, उसका तमगा IIT मद्रास को एक तरह से मिल चुका है। दूसरी बात करें तो भारतीय विज्ञान जो संस्थान है IISc, ये क्या है कि बेंगलुरु में अवस्थित है, और ये जो संस्थान है ये यूनिवर्सिटी लेवल और रिसर्च लेवल दोनों पर क्या है कि देश का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट बना हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें मैनेजमेंट की तो IIM जो अहमदाबाद है, जो कि मूल रूप से प्रबंधन का देश का बेहतरीन कॉलेज है, ये क्या है कि ये भी लगातार 5वें वर्ष शीर्ष प्रबंधन संस्थान के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर पाया, यानी अभी भी ये टॉप पर बना हुआ है। इसके अलावा भी कुछ कॉलेज या संस्थान है उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो एम्स दिल्ली है, जो देश की राजधानी में अवस्थित एक मेडिकल कह सकते हैं कॉलेज है, ये लगातार 7वें वर्ष क्या है कि मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में ये बेस्ट बना हुआ है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में अगर हम बात करें तो 16 श्रेणियां शामिल की गई हैं। इसमें क्या है कि जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं, जो कौशल विश्वविद्यालय हैं, जो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, इनको भी शामिल किया गया है। और इस तरह से अगर देखें तो कुल मिलाकर इसमें ये जो रैंकिंग बनाई गई है, इसमें लगभग 6517 ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जिनको शामिल करते हुए ये रैंकिंग जारी की गई है। तो आप समझ सकते हैं
कि इस रैंकिंग की व्यापकता कितनी है। ये काफ़ी यूनिवर्सल है क्योंकि इसमें देश के लगभग जितने भी अच्छे सारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको शामिल करते हुए ये रैंकिंग दी गई है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है कि टॉप पे सामान्यतः जितने भी कॉलेज हैं वो क्या है कि लगभग आप देखेंगे तो वो दक्षिण भाग में है, यानी देश के दक्षिणी भाग में है। और इस कारण से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि अब क्या है कि टॉप जो इंस्टीट्यूट हैं देश में वो क्या है कि उनका जो शिफ्टिंग है वो उत्तर भारत से अब दक्षिण भारत की तरफ हो रहा है। इस पर भी आरोप लगाए गए हैं, इसके कई सारे कारण भी बताए गए हैं। देखिए, अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना। जैसे कि पहले अगर बात करें तो पिछली जो सरकारें हैं वो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी है उन पर ख़ास तौर पे ध्यान दिया है। यही नहीं, अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर लैंगिक जो अनुपात है उस रेशियो में देखें तो इस क्षेत्र में महिलाओं की जो संख्या है वो अधिक है और महिलाओं ने शिक्षा पर विशेष तौर पे ध्यान दिया है और शिक्षा में जो महिलाओं का योगदान है वो भी दक्षिण में अधिक है। यही नहीं, सामान्य तौर पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, इससे पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित जो बजट हैं उसको खास तौर पे प्रदान किया था। ये भी एक कारण है। तो ऐसे बहुत सारे कारण बताए गए हैं जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि अब देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं वो उत्तर भारत की तुलना में क्या है कि दक्षिण भारत में है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक डिबेट का विषय है, लेकिन इस पर अभी हमको बस ये देखना है कि इस रैंकिंग में आखिर कौन कौन से संस्थान हैं जो टॉप पे हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर अगर आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास क्या है कि देश का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट का तमगा हासिल कर चुका है। कुछ अन्य आंकड़े भी देख लेते हैं, जैसे अगर इंजीनियरिंग में आए तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी जो बॉम्बे है इनका स्थान क्या है कि आईआईटी मद्रास के बाद आता है, यानी कि ये दूसरे तीसरे स्थान पे है। अगर ऐसे ही हम देखें कि आईआईएम जो अहमदाबाद है उसके बाद क्या है कि आईआईएम बेंगलोर और आईआईएम कोझिकोड का स्थान आता है। तो इस तरह से अहमदाबाद के बाद ये दूसरे तीसरे रैंकिंग पर है। और रैंकिंग में देश की राजधानी यानी दिल्ली में जो भी संस्थान अवस्थित हैं उनके ऊपर भी क्या है कि खास तौर पे प्रकाश डाला गया है। जैसे हिंदू कॉलेज है, मिरांडा हाउस जो कॉलेज है, तो इनको शामिल किया गया। अब थोड़ा सा लॉ कॉलेज के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो विधि के क्षेत्र हैं यानी लॉ जो होता है इसमें क्या है कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु है ये 7वें वर्ष क्या है कि अपनी पोजीशन टॉप बनाए हुए, यानी देश का सबसे जो टॉप कॉलेज है लॉ के क्षेत्र में वो कौन सा है तो वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अन्ना विश्वविद्यालय है चेन्नई को सर्वश्रेष्ठ राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जो इग्नू है नई दिल्ली है इसको शीर्ष मुक्त विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, चूँकि जेएनयू अक्सर चर्चाओं में रहता है, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम देखें तो ये यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया जो इस्लामिया है दोनों को नई दिल्ली में विश्वविद्यालय श्रेणी में दूसरे और तीसरे स्थान पे रखा गया। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे जो कॉलेज हैं उनके बारे में भी बातें कही गई हैं, जैसे जादवपुर विश्वविद्यालय है, कोलकाता है, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय है, पुणे राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत क्या है कि ये दूसरे और तीसरे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में नामित है। इसके अलावा अगर सेंट स्टीफेंस कॉलेज की बात करें नई दिल्ली और रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर हावड़ा में जो कॉलेज श्रेणी है उसमें ये तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है NIRF रैंकिंग 2024 इसके बारे में हमने देख लिया। ये भी बात कर लिया कि आखिर इस रैंकिंग में कौन किस स्थान पे है और इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।